लॉजिकल डिडक्शन। आज हम लॉजिकल डिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमारे सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं। इफ़ यू डू नॉट स्टडी हार्ड, अगर आप मेहनत नहीं करोगे, देन यू विल फेल द एग्ज़ाम, तो फिर आप एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे। सो यहाँ पे इफ़ यू डू नॉट स्टडी हार्ड, इसको हम कह देते हैं फॉर एग्जाम्पल पी, और देन यू विल फेल द एग्ज़ाम, तो फिर आप एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे, इसको कहेंगे क्यू। इफ़ यू फेल द एग्ज़ाम, अगर आप एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, ये हमारा क्यू स्टेटमेंट है। देन यू विल नॉट बी अलाउड इन कॉलेज, फिर आप कॉलेज नहीं जा सकेंगे, इसको हम आर स्टेटमेंट कह देते हैं। देयरफॉर इफ़ यू डू नॉट स्टडी हार्ड, इसका मतलब अगर आप स्टडी नहीं करोगे, देन यू विल नॉट बी अलाउड इन कॉलेज, फिर आप कॉलेज में नहीं जा सकोगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर हम लिखें लॉजिक्स के फॉर्म में, तो ये आ जाएगा P इम्प्लाइज Q। सेकेंड स्टेटमेंट को लिखें तो ये आ जाएगा Q इम्प्लाइज R। और थर्ड को देखें तो कहा है देयरफॉर इफ़ यू डू नॉट स्टडी हार्ड, जो कि है P, देन यू विल नॉट बी अलाउड इन कॉलेज, ये होगा R। तो ये आ जाएगा P इम्प्लाइज R। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम लॉजिकल डिडक्शन कहते हैं, जो किसी गिवन इन्फॉर्मेशन से हम रिजल्ट डिड्यूस करते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है कि अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे, और अगर आप फेल हो गए तो आप कॉलेज नहीं जा सकोगे। तो इससे हमने क्या रिजल्ट डिड्यूस किया कि अगर आप स्टडी सही से नहीं करोगे तो फिर आप कॉलेज भी नहीं जा सकोगे। इसको अगर हम लिखें तो हम लॉजिकली इस तरह से लिखते हैं P इम्प्लाइज Q, Q इम्प्लाइज R, देयरफॉर P इम्प्लाइज R। इसके लिए P इम्प्लाइज R होने के लिए इस स्टेटमेंट का भी ट्रू होना ज़रूरी है और इसका भी ट्रू होना ज़रूरी है। और ओवरऑल ये स्टेटमेंट वैलिड तब कहलाएगी जब हमारे पास P इम्प्लाइज R का जो आंसर है वो सारे ट्रू हों, यानी ये एक टॉटोलॉजी हो, तब हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट वैलिड है। के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे सामने एक स्टेटमेंट है इफ़ P और Q, then P and Q, सॉरी बल्कि ये इफ P and Q then P और Q। इसको ट्रूथ टेबल के ज़रिए से हम देखेंगे कि इसकी क्या वैल्यू आती है। तो ये हम एक ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमने क्या देखना है, P and Q। एंड तब ट्रू होता है जब दोनों ही ट्रू हो, कोई एक भी फॉल्स हो तो एंड का आंसर फॉल्स आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं P और Q, और में कोई एक भी ट्रू हो जाए तब आपका आंसर ट्रू हो जाता है। जब दोनों फॉल्स हो सिर्फ तब और का आंसर फॉल्स आता है। अब हमने क्या करना है, इफ़ P एंड Q देन P और Q। तो इम्प्लीकेशन में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले P एंड Q है इफ़ वाला स्टेटमेंट, फिर उसके बाद है P और Q। तो इसका मतलब ये है ये सिर्फ एक केस में फॉल्स होगा, अगर फर्स्ट वाला ट्रू हो जाए और सेकंड वाला फॉल्स हो जाए तो फिर आंसर फॉल्स होगा, अदरवाइज ये बाकी सारे केसेस में ट्रू रहता है। तो P एंड Q इम्प्लाइज P आर Q। फर्स्ट ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, ट्रू आएगा। फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, ट्रू आएगा। इस केस में भी ट्रू आएगा और लास्ट में भी ट्रू आएगा। यहाँ से हमने देखा कि सारे ट्रू हैं, ये एक टॉटोलॉजी है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, वैलिड है। अब हम लॉजिकल डिडक्शन से रिलेटेड एक वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम है इफ़ सेम स्टडीड इन हिज मैथमेटिक्स कोर्स, अगर सेम अपने मैथमेटिक्स कोर्स में स्टडी करेगा, ही विल गेट एटलीस्ट अ बी, तो कम अज़ कम उसका ग्रेड बी आएगा। एंड इफ़ ही स्टडीड इन हिज फिजिक्स कोर्स, और अगर वो अपने फिजिक्स कोर्स में भी स्टडी करता है, ही विल गेट एटलीस्ट अ सी, तो उसका कम अज़ कम ग्रेड सी आएगा। सेम रिसीव्ड अ सी इन बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, सेम का ग्रेड मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों में सी आता है। देयरफॉर सेम स्टडीड इन फिजिक्स बट नॉट इन मैथमेटिक्स, तो सेम ने फिजिक्स में तो स्टडी की है लेकिन मैथमेटिक्स में नहीं की। अब हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि हमने क्या करना है, इनको लॉजिक्स का स्टेटमेंट्स को हमने लॉजिकल फॉर्म में लिखना है। इफ़ सेम स्टडीड इन हिज मैथमेटिक्स कोर्स, स्टडीड इन मैथमेटिक्स कोर्स को हम P नाम दे देते हैं,
ही विल गेट एटलीस्ट अ बी, इसको हम नाम दे देते हैं Q। एंड इफ ही स्टडीड इन हिज फिजिक्स कोर्स, स्टडीड इन फिजिक्स कोर्स को हम नाम दे देते हैं R। एंड ही विल गेट एटलीस्ट अ C, इसको हम नाम दे देंगे S का। सेम रिसीव्ड अ C इन बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। सो बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का मतलब क्या होगा? मैथमेटिक्स को हमने P कहा था एंड फिजिक्स को हमने क्या कहा था? R कहा था। सो अगर वो दोनों में स्टडी करें तो सेम का क्या ग्रेड आएगा? सॉरी, सेम का ग्रेड आया C, मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों में। देयरफॉर सेम स्टडीड इन फिजिक्स बट नॉट इन मैथमेटिक्स। तो सेम ने फिजिक्स में तो स्टडी की लेकिन मैथमेटिक्स में नहीं की। यह सेम रिसीव्ड अ C इन बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो इसका मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों में C ग्रेड आया है। तो हमारे पास कंडीशन थी कि अगर वो मैथमेटिक्स में स्टडी करता तब उसका ग्रेड B आता, और ग्रेड B आने को हमने कहा था कि Q है। तो इसका मतलब उसका मैथमेटिक्स में भी C ग्रेड आया है, इसका मतलब उसने मैथमेटिक्स में स्टडी नहीं की है, इसलिए नॉट Q आएगा। ये होगा नॉट Q। एंड क्योंकि C आया है तो इसका मतलब नॉट Q, यानी उसका ग्रेड B नहीं आया बल्कि C आया है। तो C के लिए क्या था? S था। तो ये आ जाएगा नॉट Q एंड S। और लास्ट में है देयरफॉर सेम स्टडीड इन फिजिक्स। स्टडीड इन फिजिक्स होता है R, तो इसके लिए आएगा R, बट नॉट इन मैथमेटिक्स। तो बट को भी हमने कहा था हमने एंड की इम्प्लीकेशन देनी है, नॉट इन मैथमेटिक्स नॉट P, R एंड नॉट P। अब इन सब को हमने ज्वाइन करना है स्टेटमेंट्स को। किस तरह से? ये हमने अपने इस स्टेटमेंट को रीड करके, इफ सेम स्टडीड इन हिज मैथमेटिक्स कोर्स ही विल गेट एटलीस्ट अ B। अगर वो अपने मैथमेटिक्स कोर्स में स्टडी करता और B उसका ग्रेड आता कम अज़ कम। तो इसके लिए इम्प्लीकेशन है P इम्प्लाइज Q। यहाँ पे हम लिखेंगे P इम्प्लाइज Q इफ ही स्टडीड इन हिज फिजिक्स कोर्स, एंड इफ ही स्टडीड इन हिज फिजिक्स कोर्स तो एंड है, और इफ ही स्टडीड इन हिज फिजिक्स कोर्स ही विल गेट एटलीस्ट अ C। तो इसके लिए है R इम्प्लाइज S। उसके बाद है सेम रिसीव्ड अ C इन बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो यहाँ पे आएगा एंड सेम का C आया है मैथमेटिक्स में भी और फिजिक्स में भी, तो इसके लिए था नॉट Q एंड S, नॉट Q एंड S। देयरफॉर सेम स्टडीड इन फिजिक्स बट नॉट इन मैथमेटिक्स। देयरफॉर के लिए अगेन इम्प्लीकेशन यूज करेंगे, सेम स्टडीड इन फिजिक्स बट नॉट इन मैथमेटिक्स। बट के लिए एंड के इम्प्लीकेशन यूज करते हैं, सॉरी एंड का साइन यूज करते हैं। तो ये हमारे पास लॉजिकल स्टेटमेंट आ गई है। अब हमने देखना है कि ये लॉजिकल स्टेटमेंट वैलिड है या नहीं। तो ये हमारे सामने एक टेबल है, इसमें हम एंट्रीज करेंगे। अब हमारे पास हैं स्टेटमेंट्स P, यहाँ पे लिख लेते हैं सारे स्टेटमेंट्स। ये हमारे पास है P, Q, R और S। अब हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स हैं। तो ट्रूथ टेबल में जब एंट्रीज लिखनी है आपने याद रखना है कि 2 के पावर के फॉर्म में करना है, यानी अगर 4 स्टेटमेंट्स हैं तो ये हो जाएगा 2 पावर 4 विच इज इक्वल टू 16। तो इसका मतलब इसमें 16 एंट्रीज आएंगी। तो ट्रूथ टेबल में टोटल कितने एंट्रीज होंगे? टोटल होंगे 16 एंट्रीज। और इसमें हम देखें तो इसको आपने इस तरह से याद रखना है कि जो सबसे पहला स्टेटमेंट है P, इसमें आपने क्या करना है, 16 का हाफ होता है 8। तो 8 स्टेटमेंट्स ट्रू के लिखने हैं, फिर नेक्स्ट 8 फॉल्स के लिखने हैं। इसी तरह Q को लिखते वक्त क्या करेंगे, जो आपने 8 स्टेटमेंट ट्रू के लिखे थे इसको मजीद हाफ करेंगे, यानी Q के स्टेटमेंट्स लिखते वक्त आपने क्या करना है, 16 डिवाइड बाई 4 करना है। तो 4 4 आर 16। तो फर्स्ट 4 ट्रू, फिर 4 फॉल्स आएंगे, फिर नेक्स्ट 4 ट्रू आएंगे, फिर नेक्स्ट 4 फॉल्स आएंगे। R में इसी तरह से आप क्या करना है, 2 करना है, 2 ट्रू होंगे, 2 फॉल्स, फिर नेक्स्ट 2 ट्रू। इसी तरह से S में अल्टरनेट हो जाएंगे। तो आपने यही पैटर्न याद रखने ताकि बेशक आपके नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जितने ज़्यादा बढ़ जाएं, फर्स्ट में आपने एग्जैक्टली हाफ करके फर्स्ट हाफ जो है वो ट्रू का और सेकेंड हाफ फॉल्स का, सेकेंड में आपने फोर्थ करना है, थर्ड में आपने उससे इस तरह से करते हुए आगे मूव करना है। अब हमने ये P, Q और R हमने अपने स्टेटमेंट्स लिख लिए। तो यहाँ अगर हम इसको देखें तो हमें P चाहिए, Q चाहिए, R चाहिए और S चाहिए। इसके बाद हमें नॉट Q भी चाहिए और नॉट P भी चाहिए।
तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे नॉट क्यू और नॉट पी। नॉट क्यू में क्यू का उल्ट होगा, अगर ये क्यू में फर्स्ट फोर ट्रू हैं तो नॉट क्यू में फर्स्ट फोर क्या होंगे, फॉल्स होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फॉल्स। मैं नॉट के लिए डिफरेंट कलर्स यूज़ कर रही हूँ ताकि आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाए। टेबल हमारा बहुत बड़ा है। फर्स्ट फोर फॉल्स होंगे, नेक्स्ट फोर यहाँ पे ट्रू है तो फॉल्स है, तो यहाँ पे आके ट्रू हो जाएगा 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट फोर जो है वो फॉल्स हो जाएंगे। नॉट के लिए निगेशन है, यानी हमने एग्जैक्ट उसका उल्ट लिखना है। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करें, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड फोर ये फॉल्स आ गए, अब ये आ जाएंगे ट्रू, ट्रू और ट्रू। तो नॉट पी और नॉट क्यू भी हमने लिख लिए हैं। अब हमें चाहिए, अब हम इसको साथ साथ करते जाएंगे। पी इम्प्लाइज क्यू, यहाँ पे पहले आएगा इम्प्लीकेशन, पी इम्प्लाइज क्यू। पी इम्प्लाइज क्यू जब तक दोनों जब तक फर्स्ट वाला ट्रू हो और सेकंड फॉल्स ना हो, सिर्फ उस केस में फॉल्स आएगा, नहीं तो हर केस में ट्रू आ जाएगा। ट्रू, ट्रू और ट्रू, ये चार तक ट्रू है। फिर नेक्स्ट है फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है, तो ये आ जाएगा फॉल्स। इसी तरह ये भी फॉल्स आ जाएगा, ये भी फॉल्स आ जाएगा और ये भी, क्योंकि इन चारों में फर्स्ट ट्रू है और सेकंड फॉल्स है। बाकी फिर ट्रू, ट्रू, ट्रू और ट्रू आएगा, क्योंकि फर्स्ट फॉल्स है लेकिन सेकंड ट्रू है, तो इसलिए ये सारे ट्रू आ जाएंगे। लास्ट में दोनों फॉल्स हैं तब भी ये ट्रू आ जाएंगे, यहाँ पे भी आ जाएगा ट्रू। अब नेक्स्ट हम देखते हैं P इम्प्लाइज Q हो गया। अब हमने क्या देखना, R इम्प्लाइज S। यहाँ पे लिखेंगे R इम्प्लाइज S। तो R इम्प्लाइज S में फर्स्ट दोनों ट्रू है, ट्रू आ जाएगा, सेकंड फॉल्स आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ये भी ट्रू आ जाएगा, ट्रू, फॉल्स, ट्रू आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ये भी ट्रू आ जाएगा, ये फॉल्स आ जाएगा। इसी तरह से मैं इसको फिल कर देती हूँ। नेक्स्ट है P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q एंड R इम्प्लाइज S। तो इसको करते हैं P इम्प्लाइज Q एंड R इम्प्लाइज S। तो ये वाला है P इम्प्लाइज Q एंड R इम्प्लाइज S। जब तक दोनों ट्रू नहीं होंगे आंसर ट्रू नहीं आएगा, क्योंकि बीच में एंड है, तो ये ट्रू, और जब कोई भी एक फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स आएगा। इसी तरह से इसको फिल करते जाएंगे। अब ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे नॉट क्यू एंड एस, नॉट क्यू एंड एस। नॉट क्यू का हमने एस के साथ देखना है, दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है, कोई एक भी फॉल्स हो तो आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। नॉट क्यू एंड एस। नेक्स्ट हमने इस कॉलम का एंड लेना है, किसके साथ, नॉट क्यू एंड नॉट एस के साथ। तो एंड की कंडीशन है, इसलिए दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है, कोई एक भी फॉल्स होगा तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। तो इसमें सिवाय इसके बाकी सब में फॉल्स, कम से कम एक स्टेटमेंट फॉल्स थी, इसलिए बाकी सारे फॉल्स हो गए, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब हम लास्ट स्टेप करेंगे, ये पूरी इम्प्लीकेशन देखनी, इसके लिए हमें स्क्रॉल करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्क्रीन पे जाते हैं। ये लास्ट हमारे सामने इम्प्लीकेशन है, P implies Q and R implies S and not Q and not S implies R intersection not P। तो अब इसकी इम्प्लीकेशन हमने देखनी है। यहाँ पे आएगा implies R intersection not P। तो इसके लिए पहले हम R intersection not P फाइंड करेंगे। R intersection कह रही हूँ, सॉरी, R and not P। तो R एंड नॉट P का हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, जिसमें सिर्फ ये दोनों ट्रू है और ये दोनों ट्रू, बाकी सारे फॉल्स हैं। अब हम ये इम्प्लीकेशन करते हैं, दिस इम्प्लाइज दिस, दोनों फॉल्स हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, सेकंड भी आ जाएगा ट्रू, थर्ड में भी ट्रू है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13th, यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि फर्स्ट ट्रू है और सेकंड फॉल्स है, और यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट भी वैलिड नहीं है, क्योंकि वैलिड होने के लिए सबका ट्रू होना ज़रूरी है। यहाँ पे एक फॉल्स आया है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं है। तो आज हमने पढ़ा
लॉजिकल डिडक्शन के बारे में।